सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कशन किया था अबाउट सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन रिलेटेड एकदम सिंपल बातें हैं जिनको अपन पूरा वीक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन रिलेटेड जो भी काइनेमेटिक्स की टर्म है उनका ही डिस्कशन किया था। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स टर्म हमने डिस्कस की थी, तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला था वो सिर्फ 3 कंसेप्ट के ऊपर था, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर कर रहे थे एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी थी दैट वाज एंगुलर वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन था दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर सैटरडे का लेक्चर छोड़ देंगे तो सैटरडे के लेक्चर से पहले सारे लेक्चर में हमने जो भी डिस्कशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही कंसेप्ट के रिलेटेड था। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फिर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड हमने देखा था ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर है, अगर ये इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है तो वेक्टर होगी, लेकिन अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी है तो हमें उसको स्केलर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वेक्टर की डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय व्हिच रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। क्या था राइट हैंड थंब रूल? इमेजिन द एक्स ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट thumb stretch in the direction of axis of rotation, then if curled finger gives the direction of circular motion, then thumb will give the direction of angular displacement as well as direction of angular velocity as well as direction of angular acceleration। यानी कि ये तीनों भी वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक ही रूल है, एंड उस रूल से जो डायरेक्शन मिलती है वो भी सेम है। तो हर बार याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेटेड एक सिंपल पॉइंट था जिसको हम स्टार मार्क करके लिख रहे थे कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमें कंसीडर करनी पड़ती है और वो डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्या था पार्ट देखो, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट means acceleration and it will be acting in the same direction as that of angular velocity। लेकिन अगर वहां पे angular velocity कम हो रही है, decreasing है, in that case what will happen? Acceleration will act in the opposite direction। opposite direction, very good। और उसको अपन retardation consider करते हैं। बस इसी सारी बातों से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर तक, लेकिन सैटरडे में हम यहाँ पे अलग टाइप का एक्सेलरेशन लेके आ गए थे जिसके ऊपर हमने पूरा एक तो 4 to 5 का भी एंड 8 to 9 का भी लेक्चर डिवोट किया था, दैट वाज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि बेसिकली ये हर एक सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 2 पार्ट में चेंज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड बदलता है, नहीं तो डायरेक्शन बदलती है। अगर मैग्नीट्यूड के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नो, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से अगर एक्सेलरेशन सर डायरेक्शन से सेंट्रीपिटल और मैग्नीट्यूड से टेंजेंशियल। वेरी गुड, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि सर्कुलर मोशन कौन सी है। अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब जीरो होगा, रेडियल। लेकिन सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये यूसीएम में भी होता है, नॉन यूसीएम में भी होता है। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होती है। तो इतने सारे लेक्चर के डिस्कशन के बाद हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एंड उसमें हम लिख सकते हैं कि इन एवरी सर्कुलर मोशन टू मेंटेन motion of the particle along circumference of the circle, and acceleration is always required। मतलब वहां पे
अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो अपनी मोशन सरकमफेरेंस के अलोंग मेंटेन नहीं कर सकता। क्लियर है सबको? एकदम सिंपल बात है। देखो जो सैटरडे में हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड बस यहाँ पे एक कंपल्सरी नेसेसरी कंडीशन मैंने ऐड कर दी है कि अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है किसी भी पार्टिकल को, मतलब उसको क्या करना है, सरकमफेरेंस के अलोंग मूव होना है। तो ये सरकमफेरेंस के अलोंग मूव होने के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कंपल्सरी उसको एक एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा। उस एक्सेलरेशन के बिना पार्टिकल अपनी मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता और उसी को बोला जाता है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी सैटरडे तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सर्कुलर मोशन वहां पे परफॉर्म हो रही है तो वहां पे क्या क्या होगा। देखो बेसिकली दो टाइप की वेलोसिटी होती है, ये तो पहले दिन क्लियर किया था। एक लीनियर वेलोसिटी, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसकी डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। और कहां पे होती है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कहां पे होती है? अरे सुप्रिया, कीर्ति, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कहां पे होती है? स्ट्रेट लाइन। अनिरुद्ध, प्रथमेश, खुशी, नहीं सर श्रावण, वो रॉन्ग है। टेंजेंट के अलोंग। अलोंग टेंजेंट कहां पे होती है? अलोंग टेंजेंट होती है। इसलिए सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट ऑलवेज चेंज होती है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पे होती है? सर वो अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर होती अलोंग द प्लेन, अलोंग द एक्सिस एंड है। हाँ, एक्सिस परपेंडिकुलर ऑफ टू द रोटेशन एंड प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर। सर्कल। और वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लीनियर वेलोसिटी के एंड एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। इसलिए लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस भी होता है, उसको अपन कंसीडर भी करते हैं एंड वो टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है। लेकिन वही बात अगर एंगुलर वेलोसिटी की देखेंगे तो वहां पे डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी की वो चेंज नहीं होती है। इसलिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही केस में कंसीडर करते हैं अगर वहां पे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है क्लियर सबको? हाँ सर। अब मैं इस सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के पार्ट को खत्म करके इसको रिलेट करने वाला हूं विद द डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स के साथ रिलेट करेंगे, मतलब मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फोर्स, और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन। ऐसे बस एनसीईआरटी बोलती है लेकिन इन जनरल हम उसको ऑलवेज एनएलएम बोलते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी न्यूटन ने जो मोशन के लॉ बोले हैं तो हर एक लॉ में, हर एक स्टेप में, हर एक कंसीडरेशन में न्यूटन ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है फोर्स को। तो फोर्स के बिना न्यूटन का कुछ अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड जो अपन मोशन पढ़ रहे हैं उसका डायनेमिक्स का जो पार्ट आता है वहां पे पूरा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड विद फोर्स ओनली। तो इस फोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन उसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी सर्कुलर मोशन रिलेटेड जो भी फोर्स की बातें हैं वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, तो इन जनरल फोर्स मतलब क्या होता है, किसी को है आइडिया? व्हाट इज मीन बाय फोर्स? फोर्स, कीर्ति? सर फोर्स इज इक्वल्स टू ma। हाँ वेरी गुड, ये सबको मालूम है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू ma। लेकिन कंसेप्चुअली फोर्स मतलब क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिक्वायर्ड किस लिए? फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के बिना बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती। या फिर हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पुल और पुश। डिफरेंट एप्लीकेशन में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट होती है। इन जनरल अपन इसको डिफाइन करते हैं कि पुल और पुश रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब बेसिकली देखो ये फोर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन ने फोर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरी थी जिसको अपन इनर्शिया की थ्योरी बोलते हैं। और इस इनर्शिया की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था बाय गैलीलियो।
एंड गैलीलियो ने जो इनर्शिया की थ्योरी एक्सप्लेन की थी उसको एक्चुअल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो बातें एरिस्टोटल ने बोली थी वो थोड़ी सी रिजेक्ट करनी पड़ी, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के साथ वो मैच नहीं कर रही थी, तो उसमें करेक्शन करके फिर जो मतलब इनर्शिया वाली कंसेप्ट थी उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था गैलीलियो ने। एंड इस इनर्शिया को समझने के बाद फिर न्यूटन लेके आ गया था फोर्स को, और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ में हम वही पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी आके उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है तब तक। दूसरे लॉ में न्यूटन एक्सप्लेन करता है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंड फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमें ये फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, वेयर m का मतलब मास एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर SI यूनिट चाहिए फोर्स का तो मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, लेकिन इसी को अपन कंसीडर करते हैं एज ए न्यूटन। डायमेंशन बोल सकते हैं इसके, जिन्होंने डायमेंशंस पढ़ा है, L1 M1 T minus 2. L1 M1 L1 M1 T minus फोर्स स्केलर या वेक्टर है? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट है। ठीक है, Yes. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, वो डिपेंड करेगी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है ना, ऐसे पहले कोई रूल से अपन फोर्स फाइंड नहीं करते, हर एक एप्लीकेशन में फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है। जैसे मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ऐसे हर एक एप्लीकेशन चेंज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन वहां पे चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये था जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। हम जो फोर्स पढ़ते हैं उसके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, लेकिन उस टाइप के फोर्स के टाइप की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो पढ़ने हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन आएंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स के बेसिक 2 टाइप अपन यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट वन आता है रियल फोर्स एंड सेकंड वन आता है दैट इज स्यूडो फोर्स। रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। अब ये रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स, क्या डिफरेंस इसमें? रियल का मतलब ओरिजिनल, एंड ये नकली, क्या स्यूडो मतलब फॉल्स। फॉल्स। सर मतलब शायद वो होता नहीं, बट हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए उसे एज्यूम करते हैं। होता नहीं है लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं, मतलब वो स्यूडो है, एंड जो होता है वो रियल है, ऐसे बोलना कीर्ति को। सर मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हम उसे कंसीडर करते। ओके ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ये, लेकिन हम फिजिक्स अप्लाई करने के लिए उसको कंसीडर कर लेते कि ऐसा फोर्स हो सकता है ना? हाँ। ओके, और कोई कंक्लूजन? चलो, कुछ ना कुछ हर एक को इंफॉर्मेशन होती है, बोलते जाओ, क्या आयडिया आ रहा है दिमाग में? अमीबा सारखं, अरे अमीबा कुठून आला बेटा इथं प्रथमेश? क्या होता है रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स? सुप्रिया नहीं? देवेश, तन्विशा, खुशी, ईश्वरी, ऐश्वर्या, ऋतु, इंद्रायणी, नहीं आइडिया किसी को? सनी है क्या? सनी, शिवम, ऋषिकेश, देव, ऐसे कैसे बेटा, मालूम नहीं है क्या? का लाजता है? कसा आन्सर द्यावा आता क्लासमध्ये? असं काही आहे का? देव, प्रिटेंडेड फोर्स, बर। चलो, और रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स, चलो थिंक अपॉन इट, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसे वर्ड लाइफ में? फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ मीनिंग दिमाग में आती ही है। इनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या इमेज फॉर्म हो गई वो आपको बोलना है। रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। एंड स्यूडो फोर्स, रियल फोर्स ऑब्जेक्टवर ऍक्ट होतो आणि स्यूडो फोर्स कुठे ऍक्ट होतो? हवेत। चलो, नहीं कंसिडरेबल, अब ये कंसिडर, नए इंग्लिश के वर्ड मत बोल जाड़ो बेटा, नहीं नहीं,
कंसिडरेबल, प्रिटेंडेड, ऐसे नहीं। रियल एंड स्यूडो, क्या डिफरेंस इसमें? ये रियल तो समझ में आता है कि ये रियल है, तो स्यूडो क्या है फिर? फॉल्स। फॉल्स। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, सनी कुछ भी, देवेश क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऋषिकेश डिफिकल्ट वर्ड मत लेके आओ, इंटरनेट पे सर्च करके, है ना। द फोर्स विच इज इंट्रोड्यूस टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पढ़ा होगा, वो समझेगा नहीं, उसको छोड़ दो। अनरियल, देव। फॉल्स फोर्स बायो मध्ये आहे, बर अमीबा एक्ट करतो का? फॉल्स फोर्स छोड़ दो, इतना दिमाग मत लगाओ, फिजिक्स बायो। सर शायद हमने जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है ना, वैसे सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है फिर, बोलो? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है या बस अपन एज्यूम करते हैं उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जस्ट एज्यूम करते हैं, जैसे वो स्टोन रहता है टाइड टू अ स्ट्रिंग और हम उसे रोटेट करते हैं, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। सेंट्रीफ्यूगल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। रियलिटी में नहीं होता है, बट हम उसको नहीं। एज्यूम करते हैं, ऐसे बोलना है आपको? हाँ। अनिरुद्ध वेरी गुड। क्या बोल रहा है अनिरुद्ध? फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑल मासेस हुज मोशन इज डिस्क्राइब यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलेंट बेटा, एकदम अच्छे से कॉपी पेस्ट किया है। ओके, सेंटर सीकिंग फोर्स, नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम सिंपल है, देखो रियल फोर्स मतलब एंड स्यूडो फोर्स मतलब, इनको समझना है आपको, तो एकदम सिंपल एक स्टेटमेंट में क्लियर करता हूं। ये इनर्शियल के लिए एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल के लिए एप्लीकेबल है, उसको बाजू में रहने दो, ठीक है ना। सिंपल वे से हमें उसको समझना है। रियल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, एंड एक्ट जो करने वाली कोई ना कोई वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी है जो हमें नोन है। यानी कि रियल फोर्स मतलब होता है द फोर्स which is provided by नॉन एजेंसी। अब एजेंसी मतलब समझो, आप फोर्स प्रोवाइड करने वाली एजेंसी, इन जनरल लाइफ की कंडीशन मतलब अप्लाई मत करो वहां पे। और स्यूडो फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होगा कि फोर्स है, एक्ट तो होगा, लेकिन वहां पे जो प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय अननोन फोर्स, सॉरी अननोन फोर्स बोलो या फिर अननोन एजेंसी बोलो। मतलब कि मुझे क्या बोलना है, देखो जैसे कि अभी मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूं और यहाँ पे लेक्चर चालू है, लैपटॉप चालू है, कैमरा चालू है, सब कुछ शुरू है अच्छे से, और यहाँ पे एक डोर है, और लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते टाइम ऑटोमेटिक अगर वो डोर खुलने लगा, ओपन हो रहा है, और वो नॉइज भी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है कर वाला, तो वहां पे कोई डोर को ओपन करने वाला नहीं है, लेकिन डोर वहां पे ऑटोमेटिक ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, डोर को ओपन करने के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन किसने अप्लाई किया हमें मालूम ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वहां पे भूत आ गया, Pseudo force. pseudo force apply हो। तो फोर्स थोड़ी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, अक्खा डोर वहां पे रोटेट हो रहा है। या फिर ऐसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा, और यहाँ पे जो डस्टर है, कपड़ा है, जो बोर्ड रब करने के लिए मैं यूज करता हूं, और ये अपने आप आ गया और यहाँ पे बोर्ड रब करने लगा, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सूडो फोर्स। वो सूडो फोर्स होगा। समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिकली होता है कैसे? नहीं। No, sir. होता है, डेफिनेटली होता है। कहाँ पे होता है? जब बस और कार टर्न ले रही है और बस में हम बैठे हैं और टर्न लेते टाइम एकदम स्पीड में हम आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अगर टर्न होके देखेंगे तो हमें कंडक्टर भी पुश नहीं कर रहा है, बाजू में बैठा पैसेंजर भी पुश नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे ऊपर फोर्स एक्ट हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, कंफर्म। हुआ था। किसने एक्ट किया था? पता नहीं। बोल सकते हैं? यस नो? सर वो अननोन फैक्टर है, फोर्स किसने act- मतलब फोर्स तो एक्ट हुआ, लेकिन आज तक जब से हम साइंस पढ़ रहे तब से लेके आज तक हमें मालूम ही नहीं कि कंडक्टर पुश कर रहा था, पैसेंजर पुश कर रहा था, और कोई एजेंसी थी। मतलब फोर्स तो एक्ट हुआ, लेकिन वो अननोन एजेंसी प्रोवाइड अगर कर रही है, मतलब जो अपने आप इंड्यूस्ड होगा, हम उसमें मतलब
प्रोड्यूस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेंगे तो वो बनेगा स्यूडो फोर्स। लेकिन वहीं पे रियल फोर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, यहां से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे, तो चौक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वहां पे एक्चुअल में गया था, उसको पकड़ के मैंने दूसरी जगह पे रखा था, मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ एंड ये एजेंसी जो मैं यहाँ पे था प्रोवाइड करने के लिए नोन है, मतलब ये बन गया रियल फोर्स। या फिर ये चौक है, मैंने यहाँ से छोड़ दिया और ये नीचे गिर रहा है, हमें मालूम है कि नीचे गिरने के लिए यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो इंड्यूस्ड होती है चौक के मास की वजह से। मतलब हमें नोन है कि ये चौक को नीचे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है, तो वो बनेगा नॉन एजेंसी का फोर्स, मतलब रियल फोर्स। लेकिन जैसे हमने अभी बस का एग्जांपल बोला है, ऐसे कहीं पे होता है क्या? और बस का एग्जांपल छोड़ के ऐसे फोर्स एक्ट हुआ और किसने एक्ट किया हमें मालूम ही नहीं है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपको बोलता हूं, वो स्ट्रिंग है, उसमें स्टोन हमने अटैच किया है और उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, तो जब तक अपन घुमा रहे तब तक क्या होगा, जो स्ट्रिंग में स्टोन कनेक्टेड है वो क्या करेगा? रोटेशन। रोटेशन नहीं ना बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। एंड जैसे हमने एक स्ट्रिंग, मतलब दो उसके क्या बोलते हैं, दो रोप होते हैं, उसमें से एक रोप लूज किया तो उसके बाद में स्टोन क्या करता है, माहिती है ना गोपन? Yes, sir. स्टोन क्या करता है, हमको आके लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव होता है, बराबर। तो अब कंडीशन क्या है, देखो, जब अपन उस स्टोन को स्ट्रिंग में अटैच करके सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो स्ट्रिंग को हम फोर्स अप्लाई करके हमारी तरफ खींच रहे थे, बराबर, कि उसको ऐसे बाजू में फेंक दे रहे थे। स्ट्रिंग घुमाते मतलब हम क्या करते हैं, हमारी तरफ खींचते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लेकिन फिर भी एक जो रोप है उसको लूज करने के बाद स्टोन जा कहां पे रहा है, टेंजेंशियल। हमने थोड़ी टेंजेंशियल फेंका था उसको, हम तो हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर भी टेंजेंशियल क्यों गया? मालूम है? नहीं मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि फोर्स तो एक्ट हुआ, इसलिए स्टोन डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन किसने एक्ट किया मालूम ही नहीं है, मतलब वो भूतान सा फोर्स है वहां पे, ये सूडो फोर्स है। कौन एक्ट कर रहा है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे रियल फोर्स है तो उसका मतलब एक तो ये हो गया कि प्रोवाइडेड बाय नॉन एजेंसी है, इसका मतलब हर बार ये फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो ये सेंट्रीपिटल, यहाँ पे मैं बोलने वाला हूं सर्कुलर में, और सूडो का मतलब सेंट्रीफ्यूगल, जो अपने आप यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये फोर्सेस मुझे इंट्रोड्यूस करने थे, इसलिए मैंने रियल एंड सूडो के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। एक्चुअल डिफरेंस क्लियर हो रहा है, रियल मतलब क्या, सूडो मतलब क्या? क्या याद क्या रखेंगे आप? रियल मतलब ऐसा फोर्स जो प्रोवाइड करने वाला जो नो मतलब एजेंसी है, कोई तो उसको प्रोवाइड कर रहा है और वो हमें मालूम है। सूडो का मतलब जिसको कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, अगर कर रहा होगा प्रोवाइड तो भी हमें मालूम नहीं, मतलब अननोन एजेंसी वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो नेचुरली अपने आप एक्टिव हो रहा है, तो उस टाइप के फोर्स को अपन बोलते हैं एज ए सूडो फोर्स। है क्लियर? तो Yes. अभी इसको हम हमारे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। तो देखो, सैटरडे के लेक्चर का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, या फिर ये फोर्स इंट्रोड्यूस करने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जो भी सर्कुलर मोशन होती है वो कंपलसरी कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। मतलब हर एक सर्कुलर मोशन जब भी होगी तो वहां पे कंपलसरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सेलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में, इसको मेंटेन रखने के लिए कंपलसरी फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा कि फोर्स इज रिक्वायर्ड only to maintain, force is required only to maintain the acceleration, या फिर अपन उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया है कि बाइक स्टार्ट होती है, फिर अपन गियर डालते हैं स्टार्ट में, उसको अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंजन में जो फ्यूल बर्न हो रहा है, उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी वर्क कर रही है, फोर्स इंपार्ट कर रही है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स जो रेस्ट में बाइक खड़ी थी वो मोशन में सेट हो रही है।
वही स्टेटमेंट यहाँ पे देखो कि फोर्स रिक्वायर्ड है हर बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एज वेल एज एक्सेलरेशन मेंटेन करने के लिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें और एक थर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट होगा? द फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो किस लिए, अब यहां पे लिखा था मैंने फोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली टू मेंटेन द एक्सेलरेशन, लेकिन सर्कुलर मोशन में कंपलसरी एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए अगर फोर्स रिक्वायर्ड है, तो इसका ही मतलब क्या होता है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, बोलो आगे, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। मतलब एक फोर्स अगर वहां पे नहीं होगा तो बॉडी अपनी मोशन सर्कुलर पाथ पे परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे ये बातें जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है अलोंग रोड, तो उसकी मोशन मेंटेन करने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वहां पे वेलोसिटी को चेंज करना है, मतलब एक तो इंक्रीज करना है नहीं तो डिक्रीज करना है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो ओनली टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो मोशन अपन पढ़ रहे हैं कि इसमें स्टार्ट में हमने देखा कि हर बार कोई भी सर्कुलर मोशन है, फिर वो यूसीएम है या फिर नॉन यूसीएम है, दोनों भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हमने लिखा कि एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है किसी मोशन में तो उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स लगता है। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन को मेंटेन करना है तो वहां पे कंपलसरी फोर्स लगेगा। अब हमने कल ही देखा था, मतलब सैटरडे को, कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन कंपलसरी प्रेजेंट होता है, फिर वो यूसीएम है या फिर नॉन यूसीएम है। कौन सा एक्सेलरेशन जो दोनों भी मोशन में प्रेजेंट है, कौन सा होता है? रेडियल। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है तो कंपलसरी वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एंड इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बोला जाएगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाएगा? एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? देखो एकदम सिंपल सिंपल स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखे हैं। यस। मतलब अब हम इस कंक्लूजन के ऊपर आ गए कि अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट्स ए रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रियल फोर्स है। व्हाट इट मींस? ये रियल फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एजेंसी। मतलब इस फोर्स को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस फोर्स को प्रोवाइड करने वाली जो भी एजेंसी है वो हमें मालूम होनी चाहिए। क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि हम ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये स्यूडो बनता तो नेचुरली अपने आप ये इंड्यूस्ड हो सकता था, लेकिन कोई भी उस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स ए रियल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो एग्जांपल आपने फर्स्ट डे पे मुझे बोले थे सर्कुलर मोशन के, वो फिर से बोलो कॉमन फास्ट। याद है एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन? Bike moving on a circular track. थोड़ा जोर से बोलो बेटा। Bike moving on a circular track. बाइक मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या? टिप ऑफ सेकंड हैंड, वेरी गुड। व्हील्स ऑफ द Sir. कार, ओके। Sir, stone whirled in the ear. स्टोन Whirled in ear. ठीक है, थोड़ा सा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए इजी जाएगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये सर्कुलर मोशन है क्या? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, Yes, नहीं sir. है? Yes, sir. है ना? तो उस केस में अगर मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब मून की मोशन कौन सी है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मून की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? फोर्स। फोर्स की। Force. इसका मतलब यहाँ पे जो मून अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक फोर्स है, जो कैसा है? Gravitational force. वेरी गुड। और वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मून के मोशन की केस में जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है,
जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हर बार यहाँ पे हमें जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो प्रोवाइड करने वाली एक नॉन एजेंसी होगी। और मैं अगर यहाँ पे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया हमने अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? देखो, जिस एक्सेलरेशन के बारे में हम सैटरडे से डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। कौन से? पहला ओमेगा स्क्वायर आर, देन वी स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय r एंड v इंटू ओमेगा। लेकिन हमने अभी फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो अगर ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो ये फोर्स भी सेंट्रीपिटल बनेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले बोलो आप। m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, m इंटू r ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद m इंटू ओमेगा इंटू v, m इंटू ओमेगा इंटू v, एंड लास्ट वन m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये बन गए एक्सप्रेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब कभी भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमारे पास बस यही 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन जो हमने अभी देखी वो क्या बोल रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है रियल फोर्स, तो हर बार इसको कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। तो हमें जो है आज के एसबीटी में जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। अब कैसे? देखो, अगर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन ऑफ द मून अगर कंसीडर करेंगे तो मून की सर्कुलर मोशन की केस में हमें मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अरे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वेरी गुड। जी m1 मतलब अर्थ का मास, स्मॉल m मतलब सैटेलाइट का मास, अपॉन r का स्क्वायर। तो यहां से इस इक्वेशन से जो भी अननोन टर्म होगी, फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होगी या फिर वेलोसिटी ऑफ द मून होगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। फिर से वही बात आ गई, सर्कुलर मोशन है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हमने अभी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था। तो इलेक्ट्रॉन की केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड। और कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस? न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्सलेंट, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन की केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू Q1 Q2 सॉरी 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बस कंपैरिजन के लिए याद करो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी सेम टर्म उसके बाद में अगर जो बाइक का एग्जांपल हम बोल रहे थे या फिर कार का एग्जांपल बोल रहे थे, ठीक है, बाइक टेकिंग ए टर्न अलोंग हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर और कर्व रोड बोला है, या फिर कार टेकिंग ए टर्न बोला है। तो उस केस में भी टर्न जब तक चल रहा है तब तक वहां पे सर्कुलर मोशन है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर बाइक और कार। ट्रेन भी आती है उसी पार्ट में, टेकिंग सर्कुलर टर्न, पूरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर टर्न ले रही है। तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? बोलो, कौन प्रोवाइड करेगा? क्या लगता है आपको? थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट। आया आंसर तो आया, नहीं आया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, किसके बिटवीन? सरफेस ऑफ रोड एंड टायर। आपने रेनी सीजन में न्यूज पढ़ी होगी, ठीक है ना,
सर्कुलर टर्न है तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे सर पे वो आपने आर स्क्वायर लिखा है क्या? क्या? आर स्क्वायर लिखा है वो इलेक्ट्रॉन का। हाँ, ये आर स्क्वायर है, 1/4π Q1 Q2/r²। तो हाँ। यहाँ पे आपने रेनी सीजन में देखा होगा, सुना होगा कि अगर मतलब कोई सर्कुलर टर्न है और बारिश गिरने की वजह से वहां पे क्या होता है, कुछ बाइक से तो वो स्कीड होती है और उसका एक्सीडेंट होता है, या फिर कहीं पे अगर ऑयल का टैंक जो है वो मतलब वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड पे अगर ऑयल आ गया तो वहां से व्हीकल अगर टर्न ले रही है तो वो क्या होती है, स्लिप होती है, उसका एक्सीडेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अगर रेनी सीजन में पानी आ गया या फिर ऑयल गिर गया तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा इसका मतलब वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला मैं अभी बोलता हूं, आगे के टॉपिक में हमें एक्चुअल उसको डिराइव भी करना है और यूज भी करना है। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, ये म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि देखो क्या होता है, ये अगर रोड है, यहाँ पे कोई व्हीकल है और इसका मास आपको दिया है m, तो ये मास की वजह से ऑलवेज mg इतना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। लेकिन ये बॉडी सरफेस के अंदर ऐसे घुसती जाती है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरफेस जो है वहां पे क्या करता है, बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से क्या है, देखो ये चॉक है, मैंने अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो ये नीचे जाके गिर गया है ना, लेकिन अगर मैं इसको टेबल के ऊपर रख दूंगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने यहाँ पे रखा था तो उसका जो वेट है mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं था, इसलिए फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने इसको टेबल के ऊपर रख दिया तो टेबल के सरफेस ने उसको फोर्स प्रोवाइड किया, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो वेट को बैलेंस कर रहा था, इसलिए चॉक के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 बन गया, एंड वो जहां पे था वहीं पे रहता है, मतलब वहां पे नेट फोर्स 0 बन गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आगे हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बस याद करो फ्रिक्शनल फोर्स अगर बोला तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, और ये एन की जो वैल्यू है ये होती है इक्वल्स टू mg। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एक्सप्रेशन मिलता है mv²/r इज इक्वल्स टू mg। यानी कि बाइक एक कार है, अगर रोड पे टर्न ले रही है तो वहां पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। ठीक है, इसलिए जो टायर्स होते हैं वो एकदम स्मूथ प्लेन ऐसे नहीं बनाए जाते, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न का स्ट्रक्चर, खड़बड़ी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे कि ये म्यू की वैल्यू मेंटेन रहे। एक मिनट, ये म्यू mg, ये म्यू की वैल्यू मेंटेन रहे और वहां पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम रोप का एग्जांपल भी बोल रहे थे कि एक स्टोन है जिसको हमने रोप से अटैच किया है और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उस केस में स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है क्या, यस और नो? हाँ सर। तो वहां पे अगर Yes. सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो वहां सर पे वो टेंशन प्रोवाइड करता है शायद। गुड। ठीक है, रोप एंड स्टोन, इसको अगर सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे तो वहां पे जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, इट इज प्रोवाइडेड बाय द t, एंड t का मतलब क्या होता है, t का मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये भी फोर्स ही होता है, ये हम डायमेंशंस में पहले देख चुके हैं, तो समझ में आ गए सारे एग्जांपल्स कि हर बार अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है तो उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, एंड अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात चल रही है तो वो रियल फोर्स है, इसलिए हर बार उसको प्रोवाइड करने वाली कोई ना कोई एक नॉन एक्सटर्नल एजेंसी वहां पे होती है। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जब बोला कि स्ट्रिंग के 2 रोप होते हैं, एक रोप को अगर लूज कर देंगे मतलब ये टेंशन अगर 0 बनेगा तो फिर स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। उसी की तरह अगर रोड को एकदम, ऐसे टायर होते हैं एकदम स्मूथ बनाएंगे, रोड भी एकदम स्मूथ बनाएंगे ट्रेन की ट्रैक की तरह, फिर अगर कम स्पीड में भी टर्न लेने का ट्राई करेंगे तो टर्न कंप्लीट ही नहीं होगा।
मतलब वहां पे अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकती। उससे पहले हमने देखा कि अगर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बिटवीन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अगर वहां पे नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मून है, अर्थ की ग्रेविटी सडनली खत्म हो गई तो मून जो है अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर नहीं लगाएगा, वो अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के टेंजेंशियल पाथ में ट्रेवल करेगा। क्लियर है सबको? यस, नो? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो गया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता क्या है। पहले ये तो मालूम हो गया कि ऐसा फोर्स है जो हर बार सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? द फोर्स required to maintain सर्कुलर मोशन, मतलब इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। आगे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स है जो एक्ट होता है, कहां पे एक्ट होता है? बोलो, कहां पे एक्ट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पे एक्ट होता था? toward the center. टुवर्ड द सेंटर, लेकिन अलोंग द रेडियस। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। इसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगी, इस सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट होगा। नोटेशन होगा एफ, और फॉर्मूले वही जो पहले हमने इंट्रोड्यूस किए, mv² अपॉन r, या फिर m इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर m इंटू v इंटू ओमेगा। इसका SI यूनिट बोलेंगे क्या होता है? न्यूटन। और इसी न्यूटन को हम बोलते हैं एज ए kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 M1 L1 M1 T minus अभी स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन बोल सकते हैं आप, वेक्टर है तो लिखी ना यहाँ पे, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, यही उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल बहुत सारे देख लिए। अब इसके साथ में हमें और एक फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिटल मतलब टुवर्ड्स, फ्यूगल मतलब अवे। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा फोर्स जो हर बार सर्कुलर मोशन में होगा। क्यों होगा? अब नॉर्मल कंडीशन है, देखो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर अगर कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव हो रही है और यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉडी के ऊपर एक फोर्स है जो बॉडी को सेंटर के टुवर्ड्स खींच रहा है, तो बॉडी ने सेंटर के ऊपर आके गिरना चाहिए। ऐसे होता है क्या? सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होता है, इसलिए वो उसी पोजीशन पर रहता है। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मून को अट्रैक्ट करने के बाद मून आके अर्थ के ऊपर गिरता है क्या? नहीं गिरता है। No. इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, बट उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे गिरता है क्या? नहीं गिरता है। उसी तरह से जब स्टोन को हम रोप से घुमा रहे, एक्चुअल में हम उसको हमारी तरफ खींचते हैं, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो, लेकिन फिर भी स्टोन हमें आके नहीं लगता है, कभी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे ये स्यूडो फोर्स की कंसेप्ट लेके आनी पड़ती है। एंड ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब है क्या? पहले तो लिखना पड़ेगा, इट इज ए स्यूडो फोर्स। अब इसको स्यूडो फोर्स बोल दिया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कौन प्रोवाइड करेगा, कुछ लेना देना नहीं है। कैसे ये प्रोड्यूस होगा, कुछ मालूम नहीं है मतलब है, और कौन सा है? स्यूडो फोर्स है। ठीक है, देन ये ऑलवेज एक्ट होगा, कहां पे एक्ट होगा? फिर से अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर।
मतलब रेडियस के अलोंग ही एक्ट होगा, बस डायरेक्शन सेंटर से अवे होगी। फॉर्मूले अगेन सेम, यम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर यम इंटू वी इंटू ओमेगा, या फिर यम आर ओमेगा का स्क्वायर। देन इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन, या फिर उसी को अपन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। डायमेंशंस L1 M1 T-2, अगेन स्केलर या वेक्टर है, फोर्स से मतलब वेक्टर ही रहेगा, और उसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब होता क्या है, देखो जितना फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है इसको सेंटर के टुवर्ड खींचने के लिए, उतना ही फोर्स एक्ट होता है इस बॉडी को सेंटर से अवे पुश करने के लिए। तो जैसा मैंने अभी चौक का एग्जांपल बोला था कि अगर मैंने टेबल पे रख दिया तो ये ना टेबल के अंदर घुस के नीचे जा रहा है ना ऊपर उड़ा मार रहा है, वो जहां पे रखा था वहीं पे रह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 बनता है। वही कंडीशन होती है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली है उस बॉडी की पोजीशन पे एक फोर्स सेंटर के टुवर्ड खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दूसरा फोर्स सेंटर से अवे लेके जा रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले दो फोर्स है, एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर कितना बनेगा, 0। 0। इसलिए बॉडी कभी भी सेंटर के टुवर्ड्स या फिर सेंटर से अवे ट्रैवल नहीं करेगी जब तक वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तब तक। लेकिन हमने बॉडी को वेलोसिटी दी थी, तो वेलोसिटी जो है बॉडी को टेंजेंट के अलोंग लेके जाती है, फिर यहाँ पे चली गई, बॉडी को बेंड होना पड़ता है, फिर यहाँ के टेंजेंट के अलोंग, और इस तरह से सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है कुछ? अब मुझे बोलो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक आधा एप्लीकेशन मालूम है आपको? वो बस वाला कार वाला छोड़ दो। सर अगर हाई एल्टीट्यूड पे हम खड़े और विंड आ जाए तो बॉडी का मूवमेंट होता है। खड़े और विंड आ जाएगी तो बॉडी का मूवमेंट होता है। बॉडी मूवमेंट मींस तो विंड है ना वहां पे, Feel- रियल फोर्स है ना, विंड ने पुश किया मतलब। सर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कौन बोला ये? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, स्वप्निल है क्या? यस सर। सर वो क्या है मतलब क्या ये? सर अर्थ मतलब उसके ऑर्बिट में रोटेट करता है ना। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन है मतलब ये। मैंने बोला एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कहां पे होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यस सुप्रिया, एक एग्जांपल मैंने बोला, सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस एग्जांपल से? होता है कैसे, हम कार में बैठे, बस में बैठे और सडनली स्पीड में टर्न ले रहा है ड्राइवर, तो जो पैसेंजर है वो आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करते हैं, होता है कि नहीं? यस नो? यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इसको छोड़ के और एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल भी मैंने बोला था, स्टोन घुमा रहे हम, है ना, और स्ट्रिंग को बीच में से कट कर दिया, तो क्या होगा, स्टोन मूव करेगा अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। उसको हमने टेंजेंशियल फेंका ही नहीं था, हम हमारी तरफ खींच रहे थे उसको, लेकिन स्ट्रिंग को कट करने के बाद वो जाता कहां पे, टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग किसने फेंका था हमें मालूम नहीं है, वो अपने आप चला गया, मतलब वो स्यूडो केस हो गया, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। सर वो मेरी ग्रो राउंड पे भी होता है, एक पर्सन अगर मेरी ग्रो राउंड पे खड़ा है और बाहर एक खड़ा है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा हो गया? ऑब्जर्व कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या? सेंट्रीफ्यूगल नहीं सर, वो सेंट्रीफ्यूगल मुझे फोर्स अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं। नहीं, तुम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में मत घुसो बेटा, ठीक है ना, वही है डिस्कशन, लेकिन उस एंगल से जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये सारी बातें सब क्लियर हो जाएगी तो एट द एंड में वही स्टेटमेंट आपको बोलने वाला हूं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, लेकिन इनिशियली उस वर्ड्स को अपन थोड़ा बाजू में रख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बोलो, कहां पे होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एक एग्जाम्पल नहीं बोल सकते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? सनी, वॉशिंग मशीन होता है क्या वॉशिंग मशीन? हाँ सर। उसमें एक ड्रायर होता है, मालूम है क्या? देखा है कभी वॉशिंग मशीन? नहीं देखा है तो मॉल शुरू होने के बाद प्रोजन में जाके देखो, ठीक है। एक कंपार्टमेंट होता है जहां पे क्लोथ्स वॉश होते हैं एंड उसके बाजू में ड्रायर होता है, तो ड्रायर में होता है सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज में क्या किया जाता है, जो वेट क्लोथ है उनको एक फैन होता है जो सर्कुलर मोशन में उनको घुमाता है,
और घुमाने से होता क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट उस क्लोथ्स में अटके हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अवे फेंक दिए जाते हैं और वहां पे जो वाटर है वो क्लोथ से अलग किया जाता है। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो आज 9 PM तक हर एक को इंडिविजुअली पर्सनली एटलीस्ट दो एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो मैंने बोले उसको छोड़ के सेंड करने हैं, रहेगा याद? हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नहीं है, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज की जो एसबीटी होगी उसमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल रिलेटेड एक तो थ्योरी क्वेश्चन एंड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो एकदम बेसिक लेवल के होंगे, सिंपल लेवल के होंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए जितने फॉर्मूले की लिस्ट मैंने बोर्ड पे लिखी थी वो आपको यूज करनी है। क्लियर? यस चलो, सर। सो आज के लिए इतना ही। मुझे रिलेटिव मोशन में डाउट है। कौन सी रिलेटिव मोशन में? मोशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे दिए थे उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसके ऊपर से न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। कुछ प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स मैं भी ग्रुप पे सेंड करता हूँ और उसी के ऊपर आज की एसबीटी रहने वाली है। सर, वो इलेक्ट्रॉन और उसका भी फॉर्मूला करना है लर्न। हाँ, फिर जितने फॉर्मूले बोर्ड पे आए वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकल फॉर्मूला आ सकता है, नहीं तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यस सर। चलो।